हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम एडवांस्ड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ 40+ एमसीक्यूज़ को फिर से लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये इस पेपर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम फिर से 40+ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये पेपर आपका कब होने वाला है तो 4 जनवरी को होने वाला है। ये कंफर्मेशन है, 4 जनवरी को ही आपका एडवांस्ड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का पेपर होगा। इसका कोड क्या है तो HSC 201 इसका पेपर कोड है। और ये किसके लिए है तो BA थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, जो BA थर्ड सेमेस्टर में हैं और जो होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लेवल के जैसे क्वेश्चन हैं, उसी के लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। और उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट्स हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भेजें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंटों को भी टाइम से मिल जाए, एग्ज़ाम से पहले मतलब उनको मिल जाए और वो भी देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग आते हैं उस क्वेश्चन पे। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है कल का। अब यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आपके क्वेश्चंस को। यहाँ से हम लोगों ने कल बंद कर दिया था। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। सूक्ष्म यानी कि फाइन मोटर स्किल्स हैं, कौन से हैं तो लिखना, चित्र बनाना, पकड़ना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी यानी कि आपके जो ये तीनों ऑप्शन हैं वो सब करेक्ट हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल ये सारे हैं। इनमें अगर पूछ देता है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं कि छोटी मांसपेशियां, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें है लिखना, चित्र बनाना, पकड़ना, ये सारे फाइन मोटर स्किल्स हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिशु की प्रथम पाठशाला है। शिशु की प्रथम पाठशाला है, पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्कूल, तीसरा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक स्कूल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप लोगों को ये सारे ही सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिशु की प्रथम पाठशाला क्या है तो वो है परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस की भाषा स्व केंद्रित होती है। स्व केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड किसकी भाषा होती है, तो पहला ऑप्शन है बालकों का, दूसरा ऑप्शन है किशोरों का, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ों का और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है तो निम्नलिखित में से किसकी भाषा स्व केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होती है, तो वो बच्चों की होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, जो बाल्यावस्था में है, जो शैशवावस्था में है, वो अक्सर कहते हैं कि मेरी मम्मी, मेरे पापा या मेरा खिलौना या मेरा चॉकलेट, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो कब करते हैं तो बाल्यावस्था में करते हैं। उसी को स्व केंद्रित भाषा कहा जाता है या सेल्फ सेंटर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये लोग अपने को ही सेंटर में रख के देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है
तो पहला ऑप्शन है डगलस एंसिमिजर, और दूसरा ऑप्शन है ईवी हरलाक, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे और चौथा ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर। तो इसमें आपका पहला तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन पियाजे ने किया था। दूसरा ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन है, द्वितीय अवस्था कौन है, तृतीय अवस्था कौन है। तो आप लोग अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है संवेदीय या इंद्रिय पेशीय अवस्था, और दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो उसमें 4 स्टेपों को बताया था। यानी कि बच्चे के संज्ञान का विकास 4 स्टेपों में होके होता है। ठीक है, इन्होंने कितने स्टेप दिए हैं, तो इन्होंने विकास के 4 स्टेप्स दिए हैं। कौन कौन से, तो संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें पहली अवस्था क्या है, तो संवेदी पेशीय अवस्था है। ये 0 से लेके 2 वर्ष तक चलता है। ठीक है, इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एग्ज़ाम में आसानी से मतलब उसको मार्क कर सकते हैं, सही मार्क कर सकते हैं। इसमें अगर पूछ दे कि यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, तो प्रथम अवस्था क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था। ये कितने इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अगर दूसरी अवस्था पूछ देता है तो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था क्या है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है, तो परिवार की, विद्यालय की, समाज की, उपरोक्त तीनों की। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बालक के सामाजिक विकास में परिवार भी हेल्प करता है, विद्यालय भी हेल्प करता है और समाज तो हेल्प करता ही है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्री प्रजनन हार्मोन है। स्त्री प्रजनन हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री प्रजनन हार्मोन को देखा जाए तो वो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों ही स्त्री प्रजनन हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष प्रजनन हार्मोन है। ये क्या है, तो पुरुष प्रजनन हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं, तो प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये कौन स्रावित करता है, तो प्लेसेंटा और अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से ये स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, देखिए अब यहाँ दिया है कि एस्ट्रोजन यानी कि सेक्स हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन क्या है, तो सेक्स हार्मोन है और आपका प्रोजेस्टेरॉन क्या है, तो प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है, तो सेक्स हार्मोन है और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, तो प्रेगनेंसी हार्मोन है। इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ करती हैं। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करती है। इसका भी स्राव एड्रिनल ग्रंथि करती है, यहाँ पे आप लोग देख लें। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है जिसका स्राव कौन करता है, तो ओवेरीज। ये ओवेरी से क्या होता है, ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो स्रावित किया जाता है। जो ये ओवरी क्या करती हैं, तो ओवम का निर्माण करती हैं, यानी कि अंडाणु का निर्माण करती हैं और यहीं से एस्ट्रोजन जो सेक्स हार्मोन होता है वो सिक्रीशन का काम यहीं से होता है, यहीं से रिलीज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये आपका फेलोपियन ट्यूब है। ये क्या है,
तो ये फैलोपियन ट्यूब है और यहीं पे आके यहाँ से जो अंडाणु होते हैं वो यहीं पे आके निषेचित होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका शुक्राणु जाता है और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आके ये दोनों मिलते हैं और फिर यहाँ पे निषेचन का कार्य संपूर्ण होता है। ठीक है, इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओवेरी क्या करता है, तो ओवम का निर्माण करता है। ओवेरी क्या करता है, तो ओवम का निर्माण करता है और एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, यानी कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि पुरुष प्रजनन कोष को क्या कहते हैं, शुक्राणु, दूसरा ऑप्शन है अंडाणु, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शुक्राणु यानी कि स्पर्म क्या है, तो पुरुष प्रजनन कोष हैं। यहाँ पे आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पर्म का स्राव करता है, स्पर्म कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो पहला ऑप्शन है अंडग्रंथियाँ, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्पर्म जो होते हैं यानी कि शुक्राणु जो होते हैं वो पुरुष के अंडग्रंथियों द्वारा इनका सिक्रेशन किया जाता है, ये यहीं से स्रावित होते हैं। और अंडाशय से क्या होता है, तो अंडाशय से ओवम निकलते हैं। ठीक है, ओवम जो ओवेरी होती है उसी को अंडाशय कहा जाता है और यहाँ से ओवम जो होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, ओवम क्या होते हैं, तो यहीं से निकलते हैं। ठीक है, तो ये अंडग्रंथियाँ किस में होती है, तो पुरुषों में होती है, जहाँ से स्पर्म का स्राव होता है और अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं, तो अंडाणु का सिक्रेशन होता है जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं में कितने दिनों में अंडाणु परिपक्व होते हैं। पूछ रहा है कि बालिकाओं में कितने दिनों में अंडाणु परिपक्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 20 दिन, दूसरा ऑप्शन है 28 दिन, तीसरा ऑप्शन है 25 दिन और चौथा ऑप्शन है 30 दिन। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 28 दिनों में बालिकाओं में अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, और इसी के वजह से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो घटित होता है। ठीक है, जैसे ही 28 दिनों में आपके अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, तो अगर निषेचन का कार्य नहीं होता है तो फिर क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं आपके योनि मार्ग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुहासे और दाने कह रहा है कि मुहासे और दाने निकलते हैं। मुहासे और दाने, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको अवॉइड करिएगा और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मुहासे और दाने क्यों निकलते हैं, तो थायरॉक्सिन के कारण, तैलीय ग्रंथियों के स्राव के कारण, पाचक रसों के स्राव के कारण और इंसुलिन के कारण। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तैलीय ग्रंथियों के स्राव के कारण ही मुहासे और दाने निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन की अवस्था कही जाती है। परिवर्तन का अवस्था क्या कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था और चौथा ऑप्शन है शैशवावस्था। मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के लेके चल रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप लोग उसको मैनेज करिएगा, आप लोग उसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तो परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं और ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबको ध्यानपूर्वक देखिएगा और ये आपके बुक का सारा निचोड़ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एडोलस्कर शब्द का अर्थ है, एडोलस्कर शब्द का अर्थ है तो परिपक्वता की ओर बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परिपक्वता की ओर बढ़ना एडोलस्कर शब्द का हिंदी रूपांतरण है या इसका अर्थ है। क्या है, एडोलस्कर का अर्थ क्या है, तो परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये किस भाषा का शब्द है, पूछ सकता है कि एडोलस्कर शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है।
ठीक है, ये किसका शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है और इसी से एडोलसेंस शब्द निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है। किसका कहना है? किसका कथन है ये? तो ऑप्शन में दे रहा है कि करमाइकल का, दूसरा ऑप्शन है स्टेनले हॉल का, तीसरा ऑप्शन है बिग एवं व हंट का, तीसरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में अक्सर पूछा ये जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है, ये किसका कहना है? तो स्टेनले हॉल का कहना है। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है। दूसरा क्वेश्चन है किशोरावस्था के संवेग हैं। किशोरावस्था के संवेग हैं तो चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, ये सभी क्या हैं? तो किशोरावस्था के संवेग है। संवेग क्या होते हैं? तो हंसना, रोना, मतलब हंसना, रोना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, चिंता करना, ये सब क्या है? तो संवेग है। और किशोरावस्था के संवेग क्या है? तो चिंता करना, क्रोध करना और ईर्ष्या करना। ठीक है, ये सारे ही किशोरावस्था के संवेग हैं। अगला क्वेश्चन है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला ऑप्शन दे रहा है एरिक्सन, दूसरा ऑप्शन है स्टेनले हॉल और तीसरा ऑप्शन है फ्रायड और चौथा ऑप्शन है जेम्स ड्रेबर। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 8 स्टेप बताए हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत के कितने स्टेप बताए हैं? तो 8 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप है विश्वास बनाम अविश्वास, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। इस तरह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत का पहला स्टेप क्या है, या पहला सोपान क्या है, या पहली अवस्था क्या है? तो विश्वास बनाम अविश्वास है, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, दूसरा है इसमें दूसरी अवस्था है स्वायत्ता बनाम संदेह, तीसरा है आत्मबल बनाम अपराध बोध और चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, पांचवा है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत का 5वां चरण क्या है। ये किशोरावस्था के लिए है। ठीक है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम ये किशोरावस्था में होता है। और छठवां है घनिष्ठता बनाम अलगाव और 7वां है उत्पादकता बनाम स्थिरता और 8वां और लास्ट है सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। ठीक है, ये वृद्धों में होता है। अब है मनोसामाजिक सिद्धांत का 5वां चरण, जो कि मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? तो विश्वास बनाम अविश्वास, ये तो पहला चरण है। दूसरा क्या है? आत्मबल बनाम अपराध, ये भी नहीं है। और तीसरा है परिश्रम बनाम हीनता, चौथा ऑप्शन है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 13 से 18 वर्ष तक चलता है। ये किस मनोसामाजिक सिद्धांत का 5वां चरण है, जो किशोरावस्था से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आत्म अवधारणा का घटक है। कह रहा है कि आत्म अवधारणा का घटक है। तो पहला ऑप्शन है आत्मसम्मान, दूसरा ऑप्शन है आदर्श स्व, तीसरा ऑप्शन है आत्म छवि और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी या ये सभी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आत्म अवधारणा का घटक है। तो आत्मसम्मान भी है, आदर्श स्व भी है और आत्म छवि भी है। तो ये सभी क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किशोरों में पहचान बनाम भ्रम कह रहा है कि किशोरों में पहचान बनाम भ्रम संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला है माता पिता, दूसरा है शिक्षक व माता पिता, तीसरा ऑप्शन है मित्र समूह और चौथा ऑप्शन है समाज।
तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक व माता पिता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि किशोरों में जो भ्रम संकट पैदा हो जाता है, जो पहचान का संकट पैदा हो जाता है कि मैं कौन हूँ और किस लिए मेरी उत्पत्ति हुई है, इस तरह से क्वेश्चन किशोरों के दिमाग में आते रहते हैं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो माता पिता होते हैं और शिक्षक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेम्स मार्सिया ने किशोरों में पहचान निर्माण की कितनी स्थितियां बताई हैं। कह रहा है कि जेम्स मार्सिया ने किशोरों में पहचान निर्माण की कितनी स्थितियां या सिचुएशन बताई हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 स्थितियां हैं, तीसरा ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसमें ये चौथा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जेम्स मार्सिया ने किशोरों में पहचान निर्माण की 4 अवस्थाएं या स्थितियां बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहचान विस्तार पहला है, दूसरा है पहचान बचक और तीसरा है पहचान अधिस्थगन और चौथा है पहचान उपलब्धि। ये किसकी स्थितियां हैं? तो किशोरावस्था की स्थितियां हैं। और इसको किसने दिया है? तो जेम्स मार्सिया ने दिया है। किसने दिया है? तो जेम्स मार्सिया ने। अब क्वेश्चन है, पारिवारिक संबंधों के विभिन्न रूप हैं। पारिवारिक संबंधों के विभिन्न रूप हैं, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पारिवारिक संबंधों के विभिन्न रूप हैं कौन कौन से? तो पति पत्नी भी है, पिता पुत्र भी है, भाई बहन भी है। ये सारे क्या हैं? तो परिवार के संबंध है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नशीले पदार्थ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से नशीले पदार्थ हैं। तो उत्तेजक पदार्थ, तद्रांकर पदार्थ, निकोटीन पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्तेजक पदार्थ भी क्या हैं? तो नशीले पदार्थ हैं। तद्रांकर पदार्थ भी क्या है? तो नशीले हैं। और तीसरा निकोटीन भी क्या है? तो आपका नशीला पदार्थ है। उत्तेजक पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे? तो कोकीन आ जाएगा, कैफीन आ जाएगा, एम्फेटाइन आ जाएगा। ये सब क्या है? तो उत्तेजक पदार्थ हैं जो इंसान के अंदर चुस्ती दुरुस्ती ला देते हैं, स्फूर्ति ला देते हैं। ठीक है, यानी कि इंसान क्या हो जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है, रीजनरेट कह सकते हैं, किसी भी काम के लिए हो जाता है। ठीक है, यानी कि फुर्तीला हो जाता है, चुस्त दुरुस्त हो जाता है इस स्टिम्युलेंट पदार्थ को लेके, यानी कि कोकीन, कैफीन और एम्फेटाइन को लेके। और तद्रांकर पदार्थ, ठीक है, वैसे इन सारे चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, बस अब पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि तद्रांकर पदार्थ यानी कि नार्कोटिक, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो चरस आता है, गांजा आता है, हीरोइन, मॉर्फिन, ये सारे ही नार्कोटिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और तीसरा है निकोटीन पदार्थ। ये सिगरेट, चिल्लम, बीड़ी पीना, ये जो भी होते हैं, ये सिगरेट, चिल्लम, बीड़ी, इन सब में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, इनका निर्माण निकोटीन से होता है, जो मुख्य रूप से हमारे डोपामाइन को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि निकोटीन मुख्य रूप से शरीर में किसको प्रभावित करता है? निकोटीन मुख्य रूप से शरीर में किसको प्रभावित करता है? तो पहला ऑप्शन है डोपामाइन, तीसरा ऑप्शन है डाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है सिक्रेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है डोपामाइन, ये करेक्ट हो जाएगा। निकोटीन जो होता है वो मुख्य रूप से हमारे डोपामाइन, यानी कि डोपामाइन क्या है? तो एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथियाँ क्या करती हैं? तो इसका सिक्रेशन करती हैं। और ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा और जान लेते हैं डिटेल्ड में कि डोपामाइन है क्या। ठीक है, कह रहा है कि निकोटीन मुख्य रूप से शरीर में किस को प्रभावित करता है? तो डोपामाइन को। अब आप लोग के भी मन में सवाल आ रहा होगा कि डोपामाइन क्या है, तो इसको भी जान लेते हैं कि डोपामाइन क्या है। तो डोपामाइन एक हार्मोन है। ये क्या है? तो एक तरह का हार्मोन है जो शरीर के अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निर्मित होता है। क्या होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निर्मित होता है। एड्रिनल ग्लैंड आप लोग देख सकते हैं कि
ये किडनी के ऊपर होते हैं। ये क्या है? तो ये किडनी है और ये आपके एड्रिनल ग्रंथि हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? तो एड्रिनल ग्रंथि हैं जो एक जोड़े में पाई जाती हैं, दोनों ही किडनी के ऊपर। ठीक है, अब कह रहा है कि यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो शरीर और मस्तिष्क में विभिन्न क्रियाओं के कामकाज में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ये क्या है? डोपामाइन क्या है? तो एक तरह का हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है। यह क्या है? तो न्यूरोट्रांसमीटर है जो शरीर और मस्तिष्क में विभिन्न क्रियाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, डोपामाइन एक और चीज़ के लिए भी फेमस है कि अगर आप जिस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं वो क्या करता है? ये माइंड में डोपामाइन ले जाके उसको सेट कर देता है और बार बार आपको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस कराता है और आप उस चीज़ के लिए क्या होते हैं? तो स्टिमुलेंट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं उसको पाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने सिगरेट लिया तो ये डोपामाइन क्या करता है? इफ़ेक्ट होता है और ये बार बार क्या करता है? ब्रेन को ये सूचना देता है कि हमें और लेना है। ठीक है, ये मुख्य रूप से डोपामाइन हमने बताया कि सिगरेट वगैरह ये जो भी चीज़ें होती हैं, जो नशीली पदार्थें होती हैं, वो डोपामाइन को जाके इफ़ेक्ट करती हैं और ये बार बार उसको लेने के लिए ब्रेन को सूचना भेजता है। ठीक है, जिसके वजह से आदमी को लत लग जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन, दूसरा ऑप्शन है कोकेन, तीसरा ऑप्शन है कैफीन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को अब तक समझ में आ भी गया होगा कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। सिगरेट में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स किस प्रकार का मादक पदार्थ है? तो शांति कर पदार्थ, उत्तेजक, नार्कोटिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये शांतिकर पदार्थ है। ठीक है, बार्बिचुरेट्स उन लोगों को दिया जाता है जो मिर्गी से या अनिद्रा से क्या होते हैं? पीड़ित होते हैं। तो ये पदार्थ उनको दिया जाता है और उनको गहरी नींद इससे आती है, रिलैक्स फील करते हैं। किससे? तो बार्बिचुरेट से। यह एक तरह का मादक पदार्थ है। ठीक है, ये औषधि भी है और मादक पदार्थ भी है। बार बार लेने से ये क्या करता है? इसकी लत लग जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भ्रम उत्पादक पदार्थ है, यानी कि ये वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको लेने से आदमी भ्रमित हो जाता है, कल्पनाओं में जीना शुरू कर देता है। तो पहला ऑप्शन है LSD, दूसरा ऑप्शन है बार्बिचुरेट्स, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिक्यूलर्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, LSD क्या है? तो भ्रम उत्पादक मादक पदार्थ है जिसको लेने से व्यक्ति भ्रमित तो रहता है और कल्पनाओं में जीना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोनोसक्रिय ड्रग है तो क्या है? तो भांग, गांजा, कह रहा है कि मारिजुआना, भांग, गांजा, मारिजुआना, ये क्या है? तो मोनोसक्रिय ड्रग है। तो इसमें से पहला क्या हो जाएगा आपका? जो ये चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मोनोसक्रिय ड्रग क्या है? तो भांग, गांजा, मारिजुआना ये सभी क्या है? तो मोनोसक्रिय ड्रग है। ठीक है, मारिजुआना क्या है? तो भांग और गांजा का कह सकते हैं कि एक सामूहिक नाम है मारिजुआना। मारिजुआना किसको कहते हैं? तो भांग और गांजा को कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये मोनोसक्रिय ड्रग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औषधि व्यसन के दुष्प्रभाव हैं। औषधि व्यसन के मतलब बार बार किसी ड्रग को लेना, यानी कि किसी औषधि को लेना, जैसे लत कह सकते हैं कि औषधि व्यसन यानी कि किसी दवाई की लत को के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? तो पहला ऑप्शन है शारीरिक दुष्प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक दुष्प्रभाव और तीसरा ऑप्शन है मानसिक दुष्प्रभाव और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औषधि व्यसन के दुष्प्रभाव हैं उपरोक्त सभी, यानी कि शारीरिक तौर पे भी प्रभाव पड़ता है, आर्थिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
शारीरिक तौर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, तो कोई भी जब ड्रग हम लेते हैं तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। आर्थिक तौर पे यानी कि अगर पैसा ना हो तो भी इंसान क्या हो जाता है, कहीं से भी पैसा लाके उसको लेने की कोशिश करता है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है मानसिक दुष्प्रभाव। और ब्रेन पे इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभी लोग बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जो ड्रग लेते हैं वो पागल भी घोषित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि पागल भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, औषधि व्यसन के कारण होने वाली बीमारियां। औषधि व्यसन यानी कि बार बार किसी दवाई को लेना, किसी और ड्रग को लेना कौन सी बीमारियों का कारण होता है, तो टीबी, तपेदिक, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कैंसर, उपरोक्त सभी। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बार बार आप नशीली दवाओं का यूज कर रहे हैं तो उससे टीबी भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है और उपरोक्त सभी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शराब के सेवन से कौन सी बीमारी होती है। शराब के सेवन से कौन सी बीमारी होती है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, दूसरा ऑप्शन है अल्सर, तीसरा ऑप्शन है लीवर सिरोसिस और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, लीवर सिरोसिस। शराब के सेवन से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी होती है जिसमें लीवर मुख्य रूप से प्रभावित होता है। ठीक है। एसटीडी का विस्तृत रूप है, तो एसटीडी का विस्तृत रूप क्या है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारियां जो सेक्स के द्वारा फैलती हैं। ठीक है, तो उनको एसटीडी कहा जाता है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अगला क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग हैं। यौन संचारित रोग हैं सिफिलिस, गोनोरिया, तीसरा ऑप्शन है क्लेमाइडिया और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या है, तो यौन संचारित रोग हैं, एसटीडी हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कि सिफिलिस किस बैक्टीरिया से फैलता है। तो सिफिलिस सिफिलिस जो बीमारी होती है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सिफिलिस जो बीमारी होती है वो ट्रेपोनेमा पैडिलम ट्रेपोलेमा पैडिलम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। क्या फैलता है, ट्रेपोनेमा पैडिलम के द्वारा क्या फैलता है, तो सिफिलिस नामक बीमारी फैलती है जो मुख्य रूप से हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, तो ब्रेन को। और गोनोरिया, तो गोनोरिया किससे फैलता है, तो निसेरिया गानोरिया से नामक बैक्टीरिया से आपका गोनोरिया नामक एसटीडी रोग होता है। क्लेमाइडिया किससे फैलता है, तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु से या कह सकते हैं बैक्टीरिया से क्लेमाइडिया नामक एसटीडी रोग हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यौन संचारित रोगों के सामान्य लक्षण है। यौन संचारित रोगों के सामान्य लक्षण क्या है, तो योनि में खुजली एवं स्राव, जननांगों पर मस्से, संभोग तथा मूत्र त्याग में दर्द, उपरोक्त सभी। कह रहा है कि यौन संचारित रोगों के सामान्य लक्षण हैं, तो ये सारे हैं। ठीक है, योनि में खुजली एवं स्राव, जननांगों पर मस्से, संभोग तथा मूत्र त्याग में दर्द और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है कि HIV एड्स का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि HIV एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, तो पहला है HIV एड्स का, दूसरा है एड्स का। ठीक है, ये दोनों ही HIV एड्स के विस्तृत रूप हैं। HIV का क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स का क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो,
यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। HIV क्या है? तो एक तरह का वायरस है। HIV क्या है? इन दोनों में यही डिफरेंट है, बेसिक डिफरेंट यही है कि HIV एक वायरस है और एड्स क्या है? तो बीमारी है। जब HIV के वायरस हमारे शरीर में, बॉडी में इंटर करते हैं तो ये जाके हमारे T सेल्स को पूरी तरह से खा जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही वो ख़त्म होता है तो व्यक्ति एड्स नामक बीमारी से क्या हो जाता है? पीड़ित हो जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। पूछ रहा है कि HIV का वायरस किस कोशिका को नष्ट करता है? HIV का वायरस किस कोशिका को नष्ट कर देता है? तो ल्यूकोसाइट, दूसरा ऑप्शन है CD4 सेल, चौथा ऑप्शन है T सेल और उपरोक्त सभी। तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकोसाइट को ही CD4 सेल भी कहा जाता है, T सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे एक ही सेल्स के नाम हैं। ठीक है, ये T सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि T के आकार का ये सेल होता है, ल्यूकोसाइट या CD4 सेल। ठीक है, तो ये आपके तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। मैंने इन तीनों नाम को इसलिए ऐड किया है ताकि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का नाम पूछे तीनों में से कोई, तो आप ये ना कहो कि हमको ये पता नहीं था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एड्स की खोज किसने और कब की? तो एड्स की खोज किसने की? तो डॉक्टर माइकल गाल्टिव ने। और कब किए? तो 1981 में। और WHO का भी मानना है कि 1981 में ही एड्स से पीड़ित पहले व्यक्ति मिले थे, या कह सकते हैं कि एड्स का पहला रोगी 1981 में ही मिला था। किसके अनुसार? तो WHO के अनुसार। और एड्स की खोज किसने की? एड्स की खोज किसने की? थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, आप लोग थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, हाँ ठीक है, अब फिर से सही हो गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एड्स की खोज किसने और कब की? तो एड्स की खोज डॉक्टर माइकल गाल्टिव ने की और 1981 में की। कब की? तो 1981 में। और WHO के भी अनुसार एड्स का पहला केस 1881 में ही मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1987 से ये मनाना शुरू हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में बालिकाओं के विवाह की आयु है। भारतवर्ष में बालिकाओं की विवाह की आयु क्या है? तो वो है पहला ऑप्शन है इसमें दिया है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 17 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 16 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 21 वर्ष। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में भारत सरकार ने नया रूल्स और रेगुलेशन जारी किया है। पहले क्या था? तो पहले 18 वर्ष था, अभी ये 21 बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग के सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, माइंड में रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग आसानी से वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अगेन कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।